Hey everyone, so welcome back to our daily dose series and the topic for the today is Banking Regulation Act 1949. आज हम सिर्फ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही कवर करके चलेंगे और वो भी बड़ा पॉइंट टू पॉइंट एंड शॉर्ट करेंगे बहुत। ठीक है, तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सही है और क्विक रिवीजन के हिसाब से भी बहुत सही है। सबसे पहले बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ बैंकिंग, नेशनलाइज्ड, नॉन नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक। इन तीन के ऊपर ही बैंक एप्लीकेबल होता है ये एक्ट। ठीक है, कोऑपरेटिव, नेशनलाइज्ड, नॉन नेशनलाइज्ड। सेक्शन 6 डिफाइन करता है, यहाँ पे बात करते हैं state the form of the business in which the banking company may engage। ठीक है, तो ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको हम समराइज करने नीचे दिया हुआ है, उसको हम कवर करके चलेंगे। Acting as an agent to the government allowed है, but excluding the business of the managing agent, secretary and treasury। तो बेसिक फंक्शन आपको पता है, बैंक पैसे लेता है, उसके बाद उसको एडवांस करता है, लेंड करता है मनी को। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन, उसके साथ ट्रेजरी नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ, ये सारे एक नॉर्मल वो अलाउड है। ठीक है, तो ये सब आपको पता है, इसको हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि रिवीजन क्लास है और वो भी क्विक रिवीजन। ठीक है, एंड दैट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटेरियल। ठीक है, पॉइंट नंबर ओ याद रख लो कि इसमें क्या बोलता है, एनी फॉर्म बिजनेस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अलाउ कर देता है, तो ये वो चीज है। ठीक है, नो बैंक कंपनी शैल एंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस अदर देन दोज रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। ये एजेंसी सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट कर सकता है, और क्या क्या वो एजेंसी सर्विसेज इसका थोड़ा सा, द अबव मेंशन एजेंट सर्विस कैन बी ग्रुप्ड एज अंडर नॉन फंड लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी दे सकता है, फैसिलिटी ऑफ द रेमिटेंस ऑफ द फंड, मनी एक्सचेंज सर्विसेज लाइक एचडीएफसी बैंक। अगर आप जाओगे तो वो क्या करता है, फॉरेक्स आपके डॉलर के बदले रुपये, रुपये के बदले डॉलर भी करके देता है, लाइक फॉरेक्स की सर्विसेज। अदर एजेंसीज बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी आपको दिया जाता है। फैक्ट्री सर्विस बेसिकली बोले तो लीगलाइज्ड वसूली भाई, और वो भी कौन सी, जो इंडियन रिसीवेबल्स है, मतलब ये नहीं कि फॉरेन रिसीवेबल को वो फैक्टरिंग करेगा, नहीं, ओनली इंडियन सर्विस के रिगार्डिंग। देन फॉरफिटिंग सर्विस लाइक एक्सपोर्ट रिसीवेबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, ये सब अलाउड है। ठीक है, एसपीवी फ्रेम करना, एसपीवी की सर्विसेज फॉर सरफासी एक्ट, जो हम सरफासी एक्ट में पढ़ेंगे, स्पेशल पर्पस व्हीकल फ्रेम किया जाता है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वगैरह वगैरह। अब जनरल यूटिलिटी में सेफ कस्टडी फैसिलिटी, ठीक है, टू कीप देयर वैल्यूएबल्स, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी लीज के ऊपर। टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस लाइक टेली बैंकिंग, फोन बैंकिंग, डीमेट सर्विसेज, सिंगल विंडो बैंकिंग, ट्रेडिंग सर्विस, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ईसीएस की सर्विसेज अलाउड है। पेंशन ऑफ द पेमेंट ऑफ द पेंशन, सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द स्कूल्स एक्सेट्रा, सैलरीज, many others, a lot of functions। ये बेसिकली बैंकिंग का फंक्शन है। अब फटाफट आते हैं मेन चीज पे, वो सेक्शन 8 बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रेडिंग। सीधी बात कहूं तो बैंकिंग कंपनी प्रोहिबिट क्या नहीं कर सकता, बेसिकली ट्रेडिंग नहीं कर सकता, गुड्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं करते। गुड्स को, अब गुड्स क्या होता है वो थोड़ी देर में देखते हैं, पर बेसिकली यहाँ पे जो मतलब, ये कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी है, वो एक कैलकुलेटर खरीद के कैलकुलेटर नहीं बेचेगी किसी कस्टमर को। ठीक है, ये नहीं उसको लगा कि भाई कस्टमर तो आता ही है, ये काम करते हैं, उनको कैलकुलेटर भी यहाँ पे शोकेस रख देते हैं, शोकेस बना लेते हैं, और यहाँ पे कैलकुलेटर, ये कुछ भी रिमोट्स या मोबाइल फोन रख देते हैं, ये सब चीज अलाउड नहीं है ऐसा करना। ठीक है, तो अब बैंकिंग फॉर एग्जांपल के तौर पे, ये एक मान लो कि मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है, बहुत अच्छी लग रही है, राइट। तो ये मर्सिडीज कार है जिसके नीचे एक रेड लाइट भी जल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो करके ये अपना क्या है, बैंकिंग कंपनी ने इस पे लोन दिया, और इस जिस मैंने फॉर एग्जांपल ये लोन लिया और मैं इसकी पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, तो इस एसेट्स को वो क्या कर सकते हैं, सेल कर सकता है। ये गुड्स अलाउड है क्योंकि ये क्या है, रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी है, तो जो कि यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, सेकंड ये बोलता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह में डील कर सकता है, वगैरह वगैरह, ये सब अलाउड है। ठीक है, तो प्रोहिबिशन में क्या है, बेसिकली कोई भी गुड्स खरीद के, फॉर एग्जांपल रिमोट खरीद के रिमोट बेच नहीं सकता है कस्टमर को। फोन, मेरे यहाँ कस्टमर आया, मैं काम करता हूँ, फोन बेच देता हूँ साथ के साथ, तो वो नहीं कर सकता है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तो गुड्स क्या है यहाँ पे, ये देखते हैं। गुड्स का मतलब बड़ा सिंपल है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे गुड्स का मतलब है सारे के सारे मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अदर देन actionable claims, stock, shares, money, bullion, specie। तो and all other instrument which has referred to in clause A, जो clause A में of subsection 1 of 6 की हमने यहाँ पे पढ़ी थी। ठीक है, और ठीक है, तो ये चीज है, तो हमने ये देख लिया। अब आता है डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉन बैंकिंग एसेट्स होते हैं क्या। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये जो मर्सिडीज थी, जो बैंकिंग ने ये इसका क्या एसेट्स है, नहीं, ये कस्टमर के एसेट्स है। ठीक है, बट कस्टमर अगर रीपेमेंट नहीं करता तो बैंक क्या करता है, उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। द मोमेंट बैंक इज टेक इन हिज कंट्रोल, तो वो उसके एसेट्स नहीं है, तो इसे हम कहेंगे नॉन बैंकिंग एसेट्स। ठीक है, अगर कोई बैंक कोई बिल्डिंग बनाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो ये बैंक ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी है। ठीक है, ये बैंक बिल्डिंग है अपने काम के लिए बना रहा है, इसको खरीद के बेच नहीं रहा है। ठीक है, ये अपने फंक्शन, डेली फंक्शन के लिए बना रहा है, तो ये अलाउड है, इसको खरीद सकता है। और अगर उसको लगता है कि इस प्रॉपर्टी को हम बेच के कोई कहीं अपना ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो भी कर सकता है।
तो दिस इज अलाउड, ओके। बट अब बात करते हैं इसकी, जो मर्सिडीज है अपनी, अब इसको डिस्पोज ऑफ करना है, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे बस सीधी सी बात ये लिखी, जब भी ये एक्ट स्टार्ट हुआ था, जब से ये एक्ट कमेंस हुआ, या फिर जब से वो अपने प्रॉपर्टी जब से आपके कंट्रोल में आई है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो विद इन 7 इयर्स आपको ये डिस्पोज ऑफ करनी है, ठीक है। प्लस 5 ईयर का आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है, 5 इयर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सी बात बोली गई है, दैट्स इट। उसके बाद अपना आता है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट जितना भी होता है, नेट प्रॉफिट का 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट उसको रिजर्व फंड में, 20% नेट प्रॉफिट रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर सकता है। इसमें अमेंडमेंट है, इसको हम रिगार्डिंग 20 से 25 हुआ, वो किसके लिए, वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए याद रखो 20%। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एग्जाम्प्ट कर सकती है, आरबीआई की किससे पूछ के, आरबीआई से पूछ के ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ द आरबीआई एग्जाम्प्ट कर सकता है कि भाई 20% मत रखो, चलो एक काम करो तुम 10% रख लो या 5% रख लो, ऐसा केस में भी। और ये एग्जाम्पशन तभी मिलेगी जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये 2 कंडीशन कौन-कौन सी है? पहली कंडीशन क्या बोलती है यहाँ पे, विद अमाउंट ऑफ द रिजर्व फंड एंड द शेयर प्रीमियम, जो अमाउंट ऑफ द रिजर्व फंड एंड शेयर प्रीमियम है आर नॉट लेस देन किससे, पेड अप शेयर कैपिटल होता है बैंकिंग कंपनी। सेकंड कंडीशन ये बड़े सिंपल सा, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, जो भी फंड इसके पास है, आर एडिक्वेट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, ठीक है। 2 कंडीशन फुलफिल होने के बाद ये रिजर्व फंड ये 20% इसको कुछ लेस या फिर ये कंडीशन से इसको एग्जेम्प्ट कर सकता है। अगर हम कोई भी अप्रोप्रिएशन ऑफ द सम ऑफ द रिजर्व फंड या सिक्योर प्रीमियम अकाउंट में कोई भी जो पैसा रखा हो उसका कुछ अप्रोप्रिएट करते हैं, तो विद इन 21 डेज में हमें क्या करना है, आरबीआई को रिपोर्ट करना है, प्लस एक्सटेंशन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड वो जेन्युइन कॉज होना चाहिए। एक्सटेंशन कितना वो यहाँ पे लिखा नहीं है, बट विद इन 21 डेज हमें ये रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ द लोन। देखो नो बैंकिंग कंपनी सबसे अच्छा पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर ए, ये याद रख लो, बहुत मजेदार है, बाकी पॉइंट बहुत ईजी है। ग्रांट एनी सच लोन, ग्रांट एनी सच लोन एडवांसेस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ऑन इट्स, खुद के शेयर पे वो सिक्योरिटी, खुद के शेयर की सिक्योरिटी पे वो लोन नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फॉर एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि मेरे पास ये शेयर्स है, ठीक है। ये किसके शेयर्स है, मेरे पास ये एसबीआई बैंक के शेयर्स है, और एसबीआई बैंक को बोलता हूँ देखो ये आपके ना 10,000 शेयर्स है, ठीक है। 10 इसकी वैल्यू करीबन मार्केट में आज 10 लाख रुपए है, तो ये शेयर्स आप रख लो और इसके बदले मुझे 10 लाख का लोन दे दो, ऐसा वो एसबीआई नहीं कर सकता, ओके। नाउ सेकंड जो रेस्ट्रिक्शन रहेगी वो डायरेक्टर से रिलेटेड। डायरेक्टर, और जिस फर्म में डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, या फिर डायरेक्टर कोई कंपनी में होल्ड करता है और उस कंपनी में उसका सिक्योर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर वो उस कंपनी का डायरेक्टर है, एमडी है, कुछ भी है, या फिर कोई भी सब्सिडियरी जिसके होल्डिंग कंपनी में वो डायरेक्टर, अपने जो बैंक का डायरेक्टर उसको होल्डिंग कंपनी उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, या फिर उसका वो डायरेक्टर है या मैनेजर है, कुछ भी है, ठीक है। तो उस कंपनी के अंदर हम उस कंपनी को बैंक लोन नहीं दे सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब जो जुड़े हुए डायरेक्टर से इधर उधर, तो वो चीज यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। बट यहाँ पे जो कंपनी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी कंपनी को लोन नहीं दे सकता। बट इसके बाद यहाँ पे नॉट बीइंग अ सब्सिडियरी ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, मतलब खुद की बैंकिंग कंपनी की जो सब्सिडी उसको लोन दे सकता है, अलाउड है। और रजिस्टर्ड सेक्शन 25 कंपनी को वो लोन दे सकता है, अलाउड है। कोई भी गवर्नमेंट कंपनी को वो लोन दे सकता है, वो अलाउड है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 25, और तीसरी क्या थी, सब्सिडियरी ऑफ अ बैंकिंग कंपनी को लोन दे सकता है। तो ये सारे के सारे जो बाकी पॉइंट है वो डायरेक्टर से रिलेटेड है, याद करने के लिए आपको याद रहेगा। अगर कोई डायरेक्टर, अगर आपने लोन दे रखा और ये एक्ट जब से कमेंस हुआ है, तो विद इन 1 ईयर, जब से ये एक्ट कमेंस हुआ है विद इन 1 ईयर, तो विद इन 1 ईयर क्या करना है, वो डायरेक्टर को रीपेमेंट करना है बैंक को अपना लोन, ठीक है। अगर उसने रीपेमेंट नहीं किया तो डीम टू बी वैकेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो 1 ईयर का है, इसको 1 का, इसकी जगह 1 की जगह 3 हो सकता है, अगर वो बैंक एप्लीकेशन देता है आरबीआई को, और आरबीआई उसको अप्रूव कर देता है, ठीक है भैया तुम एक काम करो, 3 साल का टाइम ले लो, तुम अपने डायरेक्टर से रीपेमेंट ले लेना। इनकेस डायरेक्टर रीपे नहीं करता है तो क्या होता है, डीम टू बी वैकेंट मान लिया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझ लो, अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि भैया विद इन 1 ईयर या विद इन 3 ईयर, ऐसा केस में भी वो टाइम दिया और डायरेक्टर ने रीपेमेंट नहीं कर रहा है, वो उससे पहले क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है या रिजाइन कर रहा है अपने आप को, तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट विद इन 1 ईयर या विद इन 3 ईयर, ऐसा केस में भी उसको डायरेक्टर से रीपेमेंट लेनी है, अगर नहीं रीपे करता है तो डीम टू बी वैकेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। और सेकंड लास्ट पॉइंट इसमें ये बचा है इस यहाँ पे कि कोई भी डायरेक्टर का लोन अगर हमको किसको रेमिट, मतलब उसको रेमिशन देना है, ठीक है। बेसिकली एक काम करो, 10 लाख का लोन है, सेटलमेंट करके 5 लाख दे दो, या फिर कोई इंटरेस्ट पे उसको छूट देनी है, या कोई ईएमआई पे उसको छूट देनी है वगैरह, कुछ भी करना है, तो वो आरबीआई से पहले अप्रूवल लेगा, और बिना अप्रूवल के नहीं हो पाएगा। ये लोन कब देगा, देखो एक्ट होने के बाद तो आप लोन दे ही नहीं सकते हो। ये वो लोन होंगे जो इस एक्ट के कमेंस होने से पहले पहले कुछ लोन्स डायरेक्टर को दे रखे हैं, उनके रिगार्डिंग यहाँ बातचीत चल रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी रेमिशन देना है तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिएगा। नाउ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट में बड़ा सिंपल सा है, फॉर्म्स ए एंड फॉर्म बी में इसका रहता है, ठीक है, गिवन इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द एक्ट। बैलेंस शीट बेसिकली पीपी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और द लास्ट वर्किंग टू द अकाउंटिंग ईयर, वो अपना क्या होता है, अप्रैल टू मार्च है, ठीक है। द अमालगमेटेड
बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी साइन्ड बाय द सीएमडी और एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। अगर 3 डायरेक्टर नहीं तो सारे के सारे डायरेक्टर, मतलब 3 डायरेक्टर नहीं मतलब 2 डायरेक्टर होंगे, तो सारे के सारे डायरेक्टर प्लस सीएमडी को साइन करना पड़ेगा। अगर कोई बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया तो उसका जो पर्सन, जो प्रिंसिपल ऑफिसर पर्सन जो कंपनी में इंडिया में चला रहा है, उसको साइन करना पड़ेगा, ठीक है? और ये यहाँ पे बड़ा सिंपल सा पॉइंट बोलता है, द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट प्रेजेंटली, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, relating to the balance sheet and the profit and loss of the company shall also be applicable to the profit and loss account and balance sheet of the banking company in so far they are not inconsistent with the provision of this act। बेसिकली आपको पता है बैंकिंग कंपनी का अपना अलग ही बैलेंस शीट बनता है, अपना अलग ही उनका एक्ट है, ठीक है? बट कुछ जगह गाइडलाइंस अगर कंपनी एक्ट बात बोलता है तो वो बैंकिंग कंपनी एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, इन द लाइन विद द कंपनी एक्ट, तो इनकेस हम बोल सकते हैं कंपनी एक्ट के जो प्रोविजन है वो यहाँ पे भी आ चुके हैं, ठीक है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बोल के नहीं है। नेक्स्ट ऑडिट। ऑडिट बेसिकली यहाँ आरबीआई अपॉइंट करता है ऑडिटर्स। स्टेट ऑडिटर को आरबीआई अपॉइंट करता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या रिमूवल कौन करेगा? आरबीआई के प्रायर अप्रूवल के बिना यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है? चलो, और स्पेशल ऑडिट भी करा सकता है आरबीआई अगर उसे लगता है इफ इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर और इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है? और ऑडिटर को अपने इसमें क्या क्या रिपोर्ट करना है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन वो जो उसको रिसीव हुई है, हैज बीन फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी, ट्रांजैक्शंस are within the power of the bank, written receipts from the branch are found to be adequate for the purpose, वगैरह वगैरह, ये सारे बेसिक्स पॉइंट्स आप सबको पता है ये चीजें। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू शोज ट्रू बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? और कोई भी अदर मैटर जो उसको रिक्वायर होता है। अब आता है सबमिशन ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल। देखो 3 कॉपी सबमिशन होगी विद इन 3 मंथ। विद इन 3 मंथ कब से? जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, ठीक है? अकाउंटिंग ईयर जो खत्म हो रहा है अपना बजट 31 मार्च, विद इन 3 मंथ वो बैंक आरबीआई को सबमिट करेगा 3 कॉपीज। और जब वो आरबीआई को सबमिट करेगा तो वो 3 कॉपीज आरओसी को भी देगा, ठीक है? रजिस्टर ऑफ द कंपनी को भी देगा, और इसके साथ-साथ आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी जाती है, ठीक है? अब आते हैं, बात करते हैं आरबीआई की क्या-क्या पावर है। आरबीआई बेसिकली याद रखो कि आरबीआई की पावर है वो इंस्पेक्शन करवा के स्क्रूटनी करा सकता है, और उसे लगता है कि ये बैंक की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, इसको एमालगमेट करना चाहिए, इसकी जो डिपॉजिट से और फ्रेश डिपॉजिट पे पाबंदी लगा दो या फिर इसको वाइंड अप कर दो। तो एज़ द केस में ये आरबीआई की पावर है वो डिसाइड कर सकता है। नाउ द आरबीआई, पावर ऑफ आरबीआई टू गिव डायरेक्शन। इसमें अपना रिसेंटली जो केस है, येस बैंक का जो केस है वो, जिसमें आरबीआई ने आके उंगली करी और वहां पे आके सारा उसका कंट्रोल ले लिया, तो वो अच्छे से याद रखोगे तो ये सेक्शन एकदम पानी है, जिसमें कुछ है ही नहीं। आरबीआई अगर सेटिस्फाइड है इज इन पब्लिक इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑफ द बैंकिंग पॉलिसी टू प्रिवेंट द अफेयर ऑफ द एनी बैंक बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, ठीक है? कहने का मतलब कोई भी कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको सही करना है, ठीक है? तो वो बैंक ऐसा कोई भी डायरेक्शन दे सकता है। इट इज नेसेसरी टू गिव डायरेक्शन टू द बैंकिंग कंपनीज, इट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम इश्यू सच डायरेक्शन एंड द बैंक उसको क्या करना पड़ेगा? इट हैज टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन। ये नहीं कि बैंक ने बोला तो इग्नोर कर दो, चलो, नहीं नहीं, कंप्लाई करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो आता है अपना, बेसिकली आरबीआई की जो भी डायरेक्शन इश्यू कर सकता है वो ऑन हिज ओन मोशन मॉडिफाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है? और एंड मॉडिफाइंग, कैंसलिंग एंड डायरेक्शन में इम्पोज सच कंडीशन, या मतलब जो भी मॉडिफाई कर रहा है उसको इन सच टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस में उसको मॉडिफाई कर सकता है। नाउ द सेक्शन 25 बात करते हैं अमेंडमेंट द प्रोविजन रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। जो भी प्रायर आपको जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर और बेसिकली और कोई भी ऐसा डायरेक्टर या कोई चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन अगर आपको अपॉइंट करना है या रिमूव करना है तो आपको किसकी अप्रूवल चाहिएगी? अपॉइंट करना है, रिमूव करना है, या रीअपॉइंट करना है, या उसकी रेमुनेशन डिसाइड करनी है, या नंबर ऑफ डायरेक्टर ऊपर नीचे करना है, तो इन दैट केस आपको प्रायर अप्रूवल चाहिएगी आरबीआई की। अब आता है फर्दर पावर एंड द फंक्शन ऑफ आरबीआई। वो बेसिकली क्या कर सकता है? प्रोहिबिट बैंक और बैंक्स इन पर्टिकुलर अगेंस्ट एंटरिंग इनटू एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल किसी बैंक को बोले भाई तू फॉरेक्स की ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल पीएनबी में इतना बड़ा धांधली हुई, तो उसके बाद वो भाई तू फॉरेन की ट्रांजैक्शन अब तू नहीं करेगा, 1 साल के लिए तेरे को बंद, ठीक है? तो ये मैं असिस्ट द बैंक ऑन द रिक्वेस्ट, उनको असिस्ट कर सकता है, उनको गाइडेंस दे सकता है, असिस्टेंस दे सकता है। सेटिस्फाइड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर उन्हें लगता है कोई मीटिंग बिठा सकता है, टू रिक्वायर एन ऑफिसर टू डिस्कस मैटर आरबीआई के साथ, ठीक है? ये सारा बेसिक फंक्शन है, ठीक है? और साथ के साथ एक आरबीआई का एक काम होता है कि वो एनुअल रिपोर्ट बना के देगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भैया पूरे साल में अपने बैंक में ये हाल-चाल है, अपना ये क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कितना एनपी इंक्रीज़ हुआ, कितना क्या पोज़ीशन है आज अपनी बैंकों की, इसकी एक रिपोर्ट बना के देगा, उसकी रिगार्डिंग पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ द सेक्शन आता है अपना सेक्शन 36A। ये कहता है पावर ऑफ आरबीआई टू रिमूव मैनेजरियल पर्सन एंड अदर पर्सन। फॉर एग्जांपल येस बैंक के केस में राणा कपूर को हटाया गया था, बोला गया था कि भैया तेरा टेन्योर खत्म हो गया, प्रमोटर है तो अपनी शेयर होल्डिंग कम कर। उसने अपनी शेयर होल्डिंग कम करी और उसको डायरेक्टर जो भी अपने चेयरपर्सन की पोस्ट से रिमूव किया गया था। अगर उसे लगता है कि उसके साथ जाती हुई है, उसके साथ वैलिड नहीं हुआ, एक्ट के अगेंस्ट ये चीज किया, तो वो क्या कर सकता है? पहली बात तो आरबीआई उसको रिमूव कर सकता है। सेकेंडली बात है किसी को भी रिमूव कर सकता है।
और अपॉर्चुनिटी दी जाती है उनको कि रिमूव कर रहे हैं उनको। और उसके बाद वो क्या कर सकता है सामने वाला पर्सन, फॉर एग्जांपल राणा कपूर को यहाँ ले लेते हैं। वो राणा कपूर एप्लीकेशन फाइल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को विदिन 30 डेज कि भैया मुझे ऐसे रिमूव किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी ऑर्डर होगा फाइनल होगा, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर, या आप अगर अपील करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर पे अपील कर सकते हो, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब है आरबीआई ने रिमूव करा, आरबीआई का अगर ऑर्डर के अगेंस्ट आपको खुशी नहीं है तो आप क्या करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करोगे। इसके ऊपर कोई अपील अलाउड नहीं है, ठीक है। विदिन 30 डेज आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करोगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर होगा फाइनल होगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो 5 साल तक आप किसी भी बैंक में कोई काम-धाम नहीं करोगे। आप बैंकिंग कंपनी से दूर रहोगे, किसी भी बैंकिंग कंपनियों से, ठीक है। ये यहाँ पे लिखी है, और उसका फाइन बड़ा छोटा-सा लिखा है, ₹250 पर डे। कोई कॉन्ट्रावेंशन किया शैल बी पनिशेबल विद द फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू ₹250 पर डे। नेक्स्ट आता है कोई भी ऑर्डर जो भी वैलिड कितना रहेगा, 3+3 इयर्स, ठीक है। और एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है आरबीआई, और उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, 3 इयर्स, ठीक है। जैसे अभी येस बैंक की केस में 3 इयर्स का जो पूरा कंट्रोल है अभी किसके हाथ में, एसबीआई को अपॉइंट किया गया। आरबीआई ने एसबीआई को पूरा दे दिया, भाई तू मैनेज कर अब। तो 3 साल का है, अब इसको 3 साल का और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो कितना, 3+3, ये याद रखना। पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्वायर अंडरटेकिंग ऑफ द बैंकिंग कंपनी एज द केस में भी, भैया पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, यहाँ पे एक्वायर कर सकता है किसी बैंक को, जैसे अभी हुआ है येस बैंक के केस के अंदर। तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो अंडरटेकिंग में आफ्टर इन कंसल्ट द आरबीआई के हिसाब से होता है, और जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी होते हैं वो वेस्ट विद द गवर्नमेंट के हो जाती है, ठीक है। बिफोर एक्वायरिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है वगैरह वगैरह, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक स्कीम फॉर द एक्वायर्ड बैंक इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। स्कीम बनाएगा भाई इस बैंक को कैसे रिस्ट्रक्चर करना है, क्या वाइंड अप करना है, क्या करना है, बट इसकी स्कीम बनाए, अमालगमेट करना है, क्या नहीं करना है। अब आता है कंपेंसेशन टू शेयर होल्डर। कोई भी अमालगमेशन वगैरह कुछ भी होता है जिसमें शेयर होल्डर खुश नहीं है, मतलब उसके जो भी रिजोल्यूशन से खुश नहीं है, तो कितने, अगर किसी शेयर होल्डर को ऑब्जेक्शन है तो कम से कम वो 25% शेयर होल्डर, या दैट्स 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ शेयर होल्डर, दैट वी से 25% ऑफ द नंबर ऑफ द शेयर होल्डर प्लस होल्डिंग अप टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 25%। दोनों कंडीशन अगर जब फुलफिल हो जाएगी तब वो लोग, उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब 25% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर होल्डर प्लस हैविंग होल्डिंग 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इन दैट केस उनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको एक ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट कर दिया जाएगा और उस ट्रिब्यूनल में उनकी सारी बातें सुनी जाएगी। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद एक चेयरपर्सन उसमें रहेगा और 2 अदर मेंबर रहेंगे, जिसमें से एक रहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरा जो पर्सन रहेगा हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट 36A जो ट्रिब्यूनल है, इट हैज ऑल द पावर ऑफ द सिविल कोड। वही समन करना, एनफोर्स करना, डिस्कवरी द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, रिसीविंग एविडेंस, इशूइंग कमीशन। However, the tribunal cannot compel the central government of the RBI to produce any books or account which the later consider confidential। कोई भी confidential चीज है तो वो compel नहीं कर सकता आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तुम प्रोड्यूस करो उसे, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे। अब आता प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल, वही अपना जो भी रेगुलेट कर सकता है ऑन इट ऑन प्रोसीजर, और पूरी मीटिंग या पूरा का पूरा जो केस है पूरा का पूरा ऑन कैमरा वो सॉल्व कर सकता है, ठीक है। खुद के मिस्टेक को वो ऑन इज ऑन मोशन या ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अदर पार्टीज को करेक्ट कर सकता है। नाउ द छोटा सा लास्ट पॉइंट है खत्म, उसके बाद अपना चैप्टर। उसके बाद ये बोलते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट है आफ्टर द अमेंडमेंट रिसेंट चेंजेस, प्राइवेट सेक्टर बैंक में कितना हो सकता है, मैक्सिमम 74%, और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अगर वो पैसा आ रहा है तो 49% तक, ठीक है। 74% याद रखना, और ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आ रहा है तो 49%। सेकंड जो अमेंडमेंट मैं आपको बता रहा था कि प्रॉफिट जो नेट अपने ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट का पार्ट टू रिजर्व फंड को, which earlier was 20% with the effect from 2001 advice to 25% for all the scheduled commercial। by default कितना 20% है, but all scheduled commercial बैंक के लिए इसको कर दिया 25%, ठीक है। इंक्लूडिंग द फॉरेन बैंक जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको 25% का रिजर्व बना के रखना है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, एक तो 75.4% होल्डिंग है, मतलब अलाउड कर दिया इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट बैंक, और दूसरा अपना 25% तो रिजर्व की होल्डिंग है। और कोई भी अप्रोप्रिएशन अगर आप करते हैं इस पर्टिकुलर रिजर्व्स में तो उसको 21 डेज में आपको रिपोर्ट करना है, किसको, आरबीआई को, विद एक्सप्लेनेशन। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। एंड गाइस थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही सही लगी होगी। अगर सही ऐसी बात है तो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, समझ गया ना। तो गाइस थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। कोई भी कमेंट्स कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और आपके सोशल मीडिया मेरे हैंडल में भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं मैसेजेस, ये आपके सामने।